નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીનો પાઠ 15 દાજ્યુ જોઈશું। સૌપ્રથમ मन में प्रश्न है दाजू यानी क्या। शीर्षक जो दिया गया है दाजू, दाजू शब्द का अर्थ क्या है। दाजू यानी बड़ा भाई, दाजू यानी बड़ा भाई। उन पहाड़ी विस्तारों में बड़े भैया को दाजू बोलते हैं। पाठ के लेखक का नाम है शेखर जोशी। लेखक का नाम याद रखना है हमें, शेखर जोशी। तो दाजू यानी बड़ा भाई, लेखक का नाम है शेखर जोशी। शेखर जोशी हिंदी साहित्य में बहुत सारा योगदान उसका रहा है। कौशिकी गटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाई, नवरोंगी बीमार है, ये सब उनकी कहानी का लेख है। 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किया है। तो हिंदी साहित्य में शेखर जोशी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब देखते बात करते शेखर जोशी की वो कहानी जिसका नाम है दाजू। दाजू पाठ में दाजू कहानी एक बाल श्रमिक पर ली गई है। दाजू एक बाल श्रमिक पर लिखी हुई कहानी है। दाजू पहाड़ी विस्तार में उसे बड़े भाई बोलते हैं। मदन नाम का एक लड़का है। क्या नाम है उसका? मदन। ये जो कहानी का मुख्य पात्र जिसे बोलते हैं, मदन नाम का एक लड़का है और वो लड़का पहाड़ी विस्तार से आता है। वो बाल श्रमिक है। छोटी उम्र में परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसको नौकरी करनी है, इसलिए वो एक कैफे में, एक छोटी सी होटल में नौकरी कर रहा है। उनके जीवन पर आधारित उनके विचारों की दृष्टि यहाँ दाजू पाठ में दी गई है। तो दाजू के कहानी के रूप में हम उसे अच्छी तरह से पुस्तक में से समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो सब बच्चे पुस्तक में ध्यान देंगे। चौके से निकलकर बाएं और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। देखिए कहानी का जो मर्म है, मदन नाम का एक लड़का गांव से दूर शहर में आकर एक कैफे में नौकरी कर रहा है। उसी विस्तार का एक बड़ा व्यक्ति जिसका नाम है जगदीश बाबू, एक दिन अपने काम के लिए, पैसे के लिए वहां शहर में आता है और वही कैफे में वो चाय पीने के लिए जाता है। और वहां उनकी मित्रता, उनका परिचय उस मदन नाम के लड़के के साथ होता है। दोनों संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से बात से पता चला कि ये उनके ही विस्तार का आदमी है, तो उससे उन दोनों की आत्मीयता बढ़ जाती है। किसकी? जगदीश बाबू और मदन की। और बस इन दोनों की आत्मीयता बढ़ना बाद में जगदीश बाबू के स्वाभिमान जग उठना घटनाओं से, जब मदन ने तो जगदीश बाबू को दाजू के रूप में स्वीकार कर लिया था। दाजू का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई। सही, क्या होता है? बड़ा भाई। तो मदन ने तो जगदीश बाबू को बड़ा भाई समझ लिया था, पर मदन की जो भावनाएं थी वो जगदीश बाबू नहीं समझ सके थे। तो इस कहानी का मुख्य हार्द यहाँ अंत तक हमें जुड़ा रखता है। देखते हैं। सबसे पहले बताया मैंने चौक यानी बाजार से निकलकर बाएं और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे यानी छोटी सी होटल है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा। किसको देखा था? मदन को। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाफ का मतलब है उजली, मदन की उजली आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष से लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। देखिए जगदीश बाबू ने मदन को पहली बार कहाँ देखा? तो शहर के एक कैफे में। यहाँ उनके रूप का वर्णन किया गया है। गोरा चिट्टा उनका रंग था, उजली आंखें थी, सुनहरे बाल था। देखने में कितने साल का दिखाई देता था? 9 से 10 वर्ष का, और यही उनकी उम्र थी। अर्ध जली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। देखिए जगदीश बाबू उस कैफे में जाते हैं,
सिगरेट का एक कस लेकर वो पास में बैठते टेबल पर, और वहां वो लड़का, वो मदन, सामने काम कर रहा था, प्लेट उठा रहा था, मानो घंटों से उसकी उस स्थान पर आने वाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया, मुस्कुराया भर था। उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था, और वो मदन जैसे जगदीश बाबू टेबल पर बैठे, तो सब होटल में देखते हैं ना, जब टेबल पर जाकर बैठते हैं तो वहाँ वेटर लेकर आ जाता है मेनू। मेनू यानी वहाँ की जो सामग्री होती है, वहाँ जो खाने का वहाँ जो मिलता है उसका सबका लिस्ट होता है, उसे मेनू बोलते हैं। और यहाँ तो वो मदन की आंखों ये सब मेनू बता देती थी। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया, और पलक झपकते चाय हाजिर थी। देखिए, उस लड़के के सामने देखकर ही जगदीश बाबू ने बोल दिया कि एक सिंगल चाय लेकर आओ। जैसे जगदीश बाबू ने ऑर्डर दिया, तुरंत ही वो लड़का एक ही पल में गया, चाय लेकर आ गया। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग, निसंग, निसंग का अर्थ क्या होता है? अकेला। देखिए, आज बड़े गांव से एक शहर में अकेला रहता है वो, और कहा गया है कि निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है बिछो या विरक्ति की किसी कथा से, मूल से। देखिए यहाँ क्या समझाया है, यहाँ लेखक समझाना चाहते हैं कि कहीं कुछ जगह, कुछ विस्तार, कुछ भावनाएं ऐसी होती है कि मनुष्य अकेला होता है, पर वो अकेले एकाकीपन का अनुभव नहीं करता। जहां भी कोई उनके पास आता है उनके साथ हिल मिल जाता है। बस उसी तरह मदन यहाँ काम कर रहा था। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौके की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है यह अपना ही नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अपना ही याद आने लगते हैं, अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। देखिए, आज जगदीश बाबू भी दूर शहर से इस नए शहर में आए हैं, वो भी अकेले हैं। अकेलेपन का एहसास उसे मन में हो रहा है। पर आज जब वहाँ कैफे में आकर बैठे हैं, आज उसे अपना गांव याद आ रहा है, अपने मित्र याद आ रहे हैं, कॉलेज के लड़के याद आ रहे हैं। सब कुछ आज उनके मानस पट पर दिखाई देता है। अचानक वहां जगदीश बाबू ये सब सोचते हैं। कहाँ बैठकर सोचते हैं? कैफे में आए। क्या पीने आए हैं? चाय पीने आए हैं। चाय का ऑर्डर दिया है और वो लड़का चाय लेकर आ गया है। चाय साहब। देखिए, जगदीश बाबू मन में सोचते थे, उतने वो लड़का, कौन, लड़के का नाम क्या है? मदन। मदन पास आकर बोलता है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। राखदानी, सिगरेट पीने के बाद जिसे डालते हैं, उस राख को डालने की जो पात्र होता है उसे बोलते हैं राखदानी। तो उस पात्र में राख डाली। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसके रिक्ता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपने शंका का समाधान कर लिया। जैसे ही लड़का बोला, चाय साहब, बस दोनों शब्दों में जगदीश बाबू को ऐसा लगा कि इस लड़के की आवाज से वो उनके निकट जाने का प्रयत्न करे। ये लड़का उनके विस्तार का है, ऐसा वो सोचने लगते हैं। और तुरंत उन बातों का समाधान करने के लिए उन्होंने लड़के को बुलाया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने जवाब दिया, मदन। मेरा नाम मदन है। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा गांव क्या है? पहाड़ का हूँ बाबूजी। मदन ने जवाब दिया, बाबूजी मैं तो पहाड़ी विस्तार का हूँ। तो फिर जगदीश बाबू ने पूछा, पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, शिमला है, अल्मोड़ा है। तुम्हारा गांव किस पहाड़ के क्षेत्रों में है? पहाड़ तो बहुत सारे हैं, पहाड़ी विस्तार तो बहुत सारे हैं, पर तुम्हारा गांव किस पहाड़ विस्तार में है?
इस चार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा, मैं अल्मोड़ा पहाड़ी विस्तार का लड़का हूं। देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि मदन कहाँ का रहने वाला है, तो मदन अल्मोड़ा पहाड़ी विस्तार का रहने वाला। गांव का नाम क्या है उनका, अल्मोड़ा, नहीं अल्मोड़ा पहाड़ी विस्तार का नाम है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है, विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। ठीक है, तुम पहाड़ी विस्तार में रहने वाले हो, कौन से पहाड़ी विस्तार में, अल्मोड़ा पहाड़ी विस्तार में, पर उसका भी वहां इस विस्तार गांव का नाम क्या है। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था, इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। कि साहब जब गांव पूछा तो मदन को अपने गांव की हरियाली, अपने गांव याद आ गया और वो बोला, साहब वो तो बहुत दूर है, अल्मोड़ा से भी 15-20 मील दूर है। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा, कोई बात नहीं भाई, 20 मील दूर तो है, पर कुछ नाम तो होगा ना तेरे गांव का। डोटिया लगो, क्या नाम बताया, डोटिया लगो, कि मेरे गांव का नाम है डोटिया लगो। वह सकुचाता हुआ सा बोला, संकोच से बोला कि मेरे गांव का नाम है डोटिया लगो। देखिए प्रश्न मिलते, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था, अल्मोड़ा। किस पहाड़ी क्षेत्र में, अल्मोड़ा। मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था। मदन के गांव का नाम क्या था, जो ऐसा प्रश्न पूछेगा तो क्या लिखेंगे हम, अल्मोड़ा नहीं लिखेंगे, वहां गांव का नाम क्या है, डोटिया लगो। क्या नाम है, डोटिया लगो, सही। जगदीश बाबू के चेहरे पर फुर्ती, एकाकीपन से शायद दूर हो गई और जब उन्हें मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ में ट्रे गिर पड़ेगी। उनके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा है। और जब जगदीश बाबू ने मदन को ये सारे प्रश्न पूछे, उत्तर लेने के बाद बताया कि बेटा मैं भी तुम्हारे गांव के पास ही गांव का व्यक्ति हूं, तो मदन को अपने गांव के निकट रहने वाले व्यक्ति, अपने विस्तार के व्यक्ति से मिलने का जो आनंद था उसके मुंह पर दिखाई दे रहा था। चाय की ट्रे लेकर खड़ा था वो, हाथ में से ट्रे गिर न जाए ऐसा दिखाई दे रहा था। वो खुश हो गया कि आज कोई बहुत समय के बाद मेरे नजदीक का, मेरे गांव के पास वाला यहाँ आया है। ये कब पता चलता है, जब हर गांव छोड़ के दूर चले जाते हैं ना, और वहां जो हमारे गांव वाला नहीं, पर हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर गांव वाला भी हमारे पास आता है ना, तब उसकी कीमत समझ में आती है कि नजदीक वो भाषा से भी हमारा परिचय मिलता है। तो यहाँ मदन जगदीश बाबू की बात सुनकर प्रसन्न हो जाता है। उनको अतीत भूतकाल में चला जाता है, अपने गांव की याद आने लगती है। ऊंची पहाड़ियां, नदी, ईर्जा। मदन के गांव में माँ को क्या बोलते हैं, ईर्जा। ईर्जा यानी माँ। पहाड़ी विस्तार में माँ को क्या बोलते हैं, ईर्जा। तो आज मदन को अपना भूतकाल याद आ गया। ऊंची पहाड़ियां, वहां की नदियां, अपनी माँ, बाबा, दीदी, बुली, बुली यानी छोटी बहन, छोटी बहन, दाजू, दाजू यानी बड़ा भाई। वहाँ ये सब शब्द आज उनके मन में याद आ गए कि दाजू यानी बड़ा भाई। अब मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी साया निकट जान पड़ी, ईर्जा। देखिए अब मदन ने सोचा कि जगदीश बाबू को किस रूप में मैं देखूं, माँ के रूप में नहीं, बाबा के रूप में नहीं, दीदी के रूप में नहीं, भूली यानी छोटी बहन के रूप में नहीं, दाजू, हाँ दाजू। मदन ने मन ही मन सोच लिया कि आज से मैं जगदीश बाबू को क्या बोलकर पुकारूंगा, दाजू। दाजू का मतलब क्या होता है, बड़ा भाई, सही है, बड़ा भाई। तो मदन ने जगदीश बाबू को किस रूप में स्वीकार किया, बड़े भाई के रूप में। 2-4 दिन में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबी का खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। आप देखिए ये हर रोज का क्रम हो गया। सुबह जगदीश बाबू कैफे में आते, मदन उसे देखता, दूर से उसे बुलाता, खुश हो जाता कि जगदीश बाबू आए। अब मदन जगदीश बाबू नहीं बोलेगा, साहब नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, दाजू।
किस रूप में उन्होंने उसका स्वीकार किया है? बड़े भाई के रूप में। देखिए अब क्या होता है, मदन की भावनाएं कैसी है। जगदीश बाबू को दूर से देखकर मदन बोलता है, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। बस दाजू दाजू दाजू, यानी कि बड़े भाई बार बार मुंह से निकालता, बड़ा भाई आपने कल बहुत कम खाया था। तभी किसी और से बॉय की आवाज पहाड़ी, और मदन उस आवाज के प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर हाजिर हो जाता। जाते जाते जगदीश बाबू को पूछता, दाजू कोई चीज? देखिए कितना ख्याल रखता है जगदीश बाबू का। दूसरा ग्राहक उसे बुलाता तो जगदीश बाबू को कह कर जाता कि दाजू मैं अभी आया, कुछ चाहिए आपको, कुछ लाना है? इसी तरह संभालता उसे। दाजू कोई चीज, पानी लाओ। तो जगदीश बाबू ने कहा पानी लाओ। लाए दाजू शब्द को इतना ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। देखिए जगदीश बाबू का एक शब्द मुंह से निकला, पानी लाओ, अभी लाया दाजू। क्या चाहिए दाजू? सभी शब्द के पीछे आगे वो क्या लगाता? दाजू। बस बड़े भाई दाजू दाजू वो करता रहता। लाया दाजू। कुछ दिन बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौके कैफे ही नहीं, सारा शहर अपने पन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता, और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी बोलता दाजू दाजू दाजू। अब क्या होता है, देखिए मदन ने जगदीश बाबू को दाजू के रूप में ही देखा है। उनकी भावनाएं देखिए, अपने बड़े भैया के रूप से उसे मानता है, उसे देखने लगा। पर अब क्या होता है, जगदीश बाबू को वो दाजू शब्द अच्छा नहीं लगता। बार बार दाजू कहना जगदीश बाबू को अच्छा नहीं लगता। वो दूर से बोलता है दाजू क्या लाओ, दाजू क्या चाहिए। तो जगदीश बाबू को ये अच्छा नहीं लगा। मदन, एक दिन क्या हुआ, जगदीश बाबू ने मदन को अपने पास बुलाया। मदन इधर आओ। आया दाजू। आज भी मदन क्या बोला? आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। उनका स्वमान आज उसे ऐसा लगा है कि दाजू शब्द में जो बोलता है मेरा स्वमान अच्छा नहीं होता, मुझे सबके बीच में दाजू कहता है। क्या मदन की भावनाओं को नहीं समझे हो? बस मदन को बता दिया, अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू चाय लाओ। मदन पास आया। दाजू चाय लाओ। आज जगदीश बाबू ने चाय लेने के लिए नहीं, पर मदन को टोकने के लिए बोला था। चाय नहीं, लेकिन दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी को प्रेस्टीज, देखिए प्रेस्टीज का क्या अर्थ होता है? इज्जत। अब मदन दाजू किस लिए कहता था? जगदीश बाबू की इज्जत दूर करने के लिए नहीं, जगदीश बाबू को उन्होंने बड़े भाई के रूप में स्वीकार किया था। उनके अंदर बड़ा भाई दिखाई देता था उसे, वो भावना उसे बोलता था दाजू। पर आज जगदीश बाबू को उसकी प्रेस्टीज, उसकी इज्जत कम हो रही है ऐसा लगता है, इसलिए उसे डांटते हैं। ये क्या दाजू दाजू चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं तुम्हें। देखिए क्या हुआ, वो लड़का बहुत समय के बाद आज उसे कोई अपना मिला था। कितनी ऊंची भावनाओं से जगदीश बाबू के साथ वो बातें करता था, वो दुखी हो जाता है। जगदीश बाबू ने उसे डांटा। जगदीश बाबू का मुख क्रोध के कारण तम गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। पर आज मदन प्रेस्टीज का मतलब क्या है वो तो नहीं जानता था, पर उसे दुख हुआ कि जिसे मैंने अपना समझा आज उन्होंने मेरा अपमान किया। मेरे दाजू शब्द उसे अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ, तुरंत ही मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर के कोठरी में सिसकियां भर भर कर रोता रहा। आज उन्होंने कैफे में काम भी नहीं किया। अपने कैफे के मालिक से कहा मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, यह कहकर पास वाले कोठरी में सारा दिन रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक था। इसी कारण प्रवासी जीवन में पहली बार उसे
लगा जैसे किसी ने उसे ईर्जा की गोदी से बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की साया में बलपूर्वक खींच लिया है। बहुत मदन ने इतनी आत्मीयता क्यों जगाई? बहुत समय के बाद आज उसे ऐसा लगा था कि किसी ने ईर्जा ईर्जा यानी माँ, आज किसी ने माँ की गोद में से उसे खींच लिया है, बाबा की बाहों से उसे खींच लिया है, और दीदी यानी बहन, बहन के आंचल से उसे खींच लिया है, बलपूर्वक खींच लिया है। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर, अंतर की घुमंती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो निश्चित करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होती है। आज मदन दुखी तो है, उन्होंने ऐसा लगा कि किसी ने उसे अपनी माँ की गोद में से, बाबा की बाहों में से और दीदी की आंचल से खींच लिया है। पर क्या वो रोकर अपनी भावना को प्रकट कर लेता है? बाद में वो स्थिर होकर अपना काम शुरू करता है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। अब मदन ये सब बातें भूल जाता है और फिर से कैफे में काम करना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, दूसरे दिन कैफे जाते ही अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। अब दूसरे ही दिन जगदीश बाबू बाजार से जा रहे थे, रास्ते में उनका एक सहपाठी, सहपाठी का मतलब क्या होता है, साथ पढ़ने वाला, उनका एक मित्र उसे मिल गया, सहपाठी मिल गया, जिसका नाम था हेमंत। क्या नाम था उसका? हेमंत। ये नाम हमें याद रखना है। हेमंत कौन है? जगदीश बाबू का मित्र, उनका सहपाठी। आज रास्ते में जगदीश बाबू को हेमंत मिल गया, उनके साथ वो कैफे में जाते हैं। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्होंने लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूर से मदन को बुलाया, ए मदन, यहाँ चाय पीने के ऑर्डर देने के लिए। और मदन आज नहीं आया तुरंत। आज तक क्या होता था, जगदीश बाबू जैसे अंदर आते थे, मदन क्या बोलता था, आइए दाजू, क्या चाहिए दाजू, क्या लाओ दाजू। आज वो कुछ नहीं बोला, आज वो उनसे दूर रहना चाहता है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी। देखिए, आज तक वो हंसता हंसता आता था, मुस्कुराता था, आज मुस्कान नहीं थी। और नहीं उसने क्या लाओ दाजू वह कहा, आज दाजू शब्द ही नहीं बोला। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट का ऑर्डर दिया जगदीश बाबू ने। आज तक क्या होता था, सामने से मदन पूछता था, दाजू क्या चाहिए, क्या लाओ। आज उसने ऑर्डर नहीं पूछा, आज जगदीश बाबू को सामने से बोलना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। आज दाजू क्या, आज मदन क्या बोला, लाया साहब। दाजू के बदले कौन सा शब्द लगाया उसने, साहब। क्यों ऐसा किया? क्योंकि आगे देखा हमने कि जगदीश बाबू को क्या पसंद नहीं आया, जो मदन दाजू दाजू बोलता था वो उसको पसंद नहीं आया था। आज से वो साहब बोलने लगा। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। जैसे ही मदन लाया साहब कहकर चला जाता है तो जगदीश बाबू के साथ कौन आया है आज, उनका सहपाठी हेमंत। हेमंत ने पूछा कि लड़का पहाड़ी विस्तार का दिखाई देता है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने, और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। जगदीश बाबू आज हेमंत से उस लड़के के बारे में कुछ बातें करना नहीं चाहते। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने आसान चढ़ाने की गरज से पूछा। हेमंत, जगदीश बाबू तो जानते हैं इस लड़के का नाम सब कुछ, पर हेमंत आज लड़के से पूछता है, क्या नाम बेटा तुम्हारा? कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंख के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी को प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू की सारी बातें आज मदन के मानस पट पर आ गई। जिस तरह हेमंत ने मदन का नाम पूछा, उसी ही तरह एक दिन किसने पूछा था? जगदीश बाबू ने नाम पूछा, विस्तार पूछा, गांव का नाम पूछा, और उसके बाद मदन ने उसे दाजू समझ लिया। उसके बाद हर रोज दाजू दाजू कहना, और एक दिन जगदीश बाबू की प्रेस्टीज
यानी इज्जत, जगदीश बाबू की इज्जत कम हो जाना और दोनों का रिश्ता टूट जाना। इस डर से आज मदन ने हेमंत को अपना नाम नहीं बताया। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? मदन कुछ नहीं बोलता खड़ा रहा। फिर हेमंत ने आग्रह से, बेटा तुम्हारा नाम पूछ रहा हूं, तुम्हारा नाम क्या है? बॉय कहते हैं मुझे। क्या बोला मदन? बॉय। बस लड़का, मुझे बॉय बोलते हैं। साहब, मुझे बॉय बोलते हैं। संक्षिप्त सा उत्तर देकर मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। देखिए, हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? प्रश्न पूछा जाता है तो मदन ने अपना नाम क्या बताया? हेमंत को बॉय बताया। तो यहाँ पाठ पूरा होता है। हमने देखा कि मदन और जगदीश बाबू का मिलन, एकाकीपन दूर होकर अपनेत्व की भावनाएं जगती हैं। फिर जगदीश बाबू और मदन के बीच में फिर से एकाकीपन का एहसास होता है। क्यों? कि मदन की भावनाओं को जगदीश बाबू समझ नहीं सके। तो यहाँ ये पाठ पूरा होता है। देखते स्वाध्याय कुछ प्रश्न। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? अल्मोड़ा। फुल स्टॉप कर दो। यहां स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? हमने देखा किस पहाड़ी क्षेत्र में उनका? अल्मोड़ा। सही है। क्या? अल्मोड़ा। कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? लास्ट में देखा हमने कि जब हेमंत ने 2 बार मदन को नाम पूछा तो क्या बोला वो? बॉय। क्या बोला? बॉय। तो दूसरा जवाब है बॉय। फिर प्रश्न 2, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? अल्मोड़ा। नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? बॉय। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? बढ़िया प्रश्न है वो। अपने प्रति उसके अपनत्व का प्रहार दिया था। अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। पहले भावनाएं जगाई, एकाकीपन दूर किया, बाद में उसे दुख दिया। तो इसलिए जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट लगी थी। देखिए, बड़े प्रश्न भी यहाँ स्वाध्याय में दिए गए हैं। हमें याद रखना है कि दाजू का अर्थ क्या होता है? दाजू यानी बड़ा भाई। लेखक का नाम क्या है? शेखर जोशी। तो पाठ सभी बच्चों को एक बार पढ़ लेना है। उनके बाद स्वाध्याय के प्रश्न पाठ्य पुस्तक में से ही तैयार करने हैं, बाद में स्वाध्याय की नोट में लिखना है। तो सभी बच्चों को ये पाठ समझ में आया होगा, ऐसी आशा के साथ आपको आगे उनका स्वाध्याय की नोटबुक में लिख देना है। पाठ को एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है। धन्यवाद।